नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां बड़ी खबर यह मिल रही है कि यूके एसएससी पेपर लीक मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पूरे मामले की अभी जांच चल रही है और जब तक जांच अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाती और अंतिम व्यक्ति गिरफ्त में नहीं आ जाता, तब तक ये जांच जारी रहेगी। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने ये चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मामले में किसी दूसरी जांच की जरूरत पड़ी तो सरकार उससे भी पीछे नहीं हटेगी। जहाँ तक आना है जाना है वो तो किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं। और लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी ध्यान रख रहे हैं कि जहाँ ये जांच चल रही है वहीं हमारे जो इसमें शामिल होने वाले परीक्षार्थी हैं या जिन्होंने परीक्षाओं में भाग लिया है, जिन्होंने योग्यता के और क्षमता के आधार पर अपनी काबिलियत के आधार पर जिन्होंने स्थान बनाया या भविष्य में स्थान बनाने वाले, उनको किसी प्रकार का भी अहित न हो, उनकी परीक्षाएं देरी से न हो, उनके रिजल्ट समय से आएँ, उस पर भी हम विशेष फोकस करेंगे। और इसी खबर पर सहयोगी गौरव वासुदेव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। गौरव, अभी तक इस पूरे मामले में कितनी तहकीकात हो चुकी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी दे दी है अंतिम व्यक्ति तक, और जांच अगर दूसरे एंगल से भी करनी पड़ी तो वो भी होगी? जी देखिए, मैं बता दूं कि जब से पेपर लीक का ये मामला सुर्खियों में आया है, जब से इसमें जो है एसटीएफ ने कार्रवाई करनी शुरू करी है, तब से अब तक आज जो है 20वीं गिरफ्तारी एसटीएफ ने कर ली है, जिसमें मैं बता दूं कि पहले से ही 2 अलग अलग विभागों के निजी सचिव समेत एक टीचर भी गिरफ्तार हुआ था, बड़ी अगर गिरफ्तारी की बात करें। और साथ साथ अब जो है उत्तर प्रदेश तक इस पूरे मामले की जांच जाना तय माना गया था, और उसमें जो नकल गिरोह है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट था, जिसमें ललित राज शर्मा जो कि जेई जल निगम सहारनपुर में तैनात है, उसको अब जो है आज एसटीएफ ने जिसकी गिरफ्तारी दिखा दी है। मैं आपको बता दूं कि उससे जो है गहन पूछताछ के बाद एसटीएफ की टीमें अलग अलग राज्यों के लिए रवाना हो गई है। जाहिर सी बात है कि माना यह जा रहा है कि कई और प्रदेशों में इस पूरे गिरोह का जो है सरगना या संगठन बोल सकते हैं, वो जो चल रहा है, उसको तोड़ने के लिए अब एसटीएफ कई अलग राज्यों के लिए रवाना हो चुकी है। तो मामले में सीएम धामी ने ये बड़ा बयान भी दे दिया है कि अंतिम व्यक्ति तक जांच होगी और किसी जांच से सरकार पीछे नहीं हटेगी। जो इनका बयान आया है गौरव, ऐसे में क्या समझे कि मुख्यमंत्री के बयान के पीछे ये भी जाहिर किया गया है बयानों के माध्यम से कि अगर किसी का हाथ किसी नेता के ऊपर भी होगा तब भी उसे बख्शा नहीं जाएगा? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब बेरोजगार संगठनों ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की शिकायत करी थी, उन्होंने गंभीरता से लेते हुए इससे पहले मुकदमा दर्ज कराया था एक अंतरिम जांच के बाद, और उसके बाद ये सीधा मामला जो है एसटीएफ को सौंप दिया गया था। तो उसी से बात साबित हो गई थी कि मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर बहुत संगीन है। वो चाहते हैं कि इसके पीछे अगर कोई भी पॉलिटिकल आदमी हो, कोई भी अन्य शख्स हो, उन सबकी गिरफ्तारी और सारे गिरोह का भांडाफोड़ किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव इस जानकारी के लिए। उधर जन्माष्टमी संध्या पर देहरादून पुलिस लाइन में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में राज्यपाल रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। बता दें कि इस मौके पर पुलिस लाइन में सभी थानों ने अपनी अपनी झांकियां प्रस्तुत की है, साथ ही कई कलाकारों ने मंच पर अपनी प्रस्तुति दी। इसी मौके पर देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने भी भजन गाकर सबका दिल जीत लिया। इसके बाद जानी मानी लोक गायिका प्रियंका मेहर, आपने इन लोक गायिका को देखा होगा, सुना होगा, और इसके गानों में बहुत ऐसे कलाकारों को हम सम्मानित करते हैं इस पुलिस लाइन के प्रांगण में। खबर चमोली से है, जहां घरों और मंदिरों में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। बता दें कि कोरोना काल के लंबे इंतजार के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी में बाजारों में उत्सव का माहौल देखने को मिला। जन्माष्टमी के अवसर पर देर रात बद्रीनाथ धाम में भी श्री कृष्ण जी की पूजा के बाद श्री कृष्ण और राधा जी की मनमोहक झांकियां निकाली गई। गोपेश्वर पुलिस लाइन में भी भक्ति संगीत का आयोजन किया गया।
विकास नगर से है, जहां कल देर रात तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर तहसील क्षेत्र के कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिले। बात करें बाजारों की तो बाजार और मंदिर भी बड़े आकर्षक ढंग से सजाए गए। मंदिरों में बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंचे और छोटे बच्चे अपनी प्रस्तुति देते हुए दिखाई दिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और तमाम जगहों पर आज भी जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। मेरे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। देहरादून से हितेश मेरे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा हरिद्वार से संजय पुंडीर मेरे साथ इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हितेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, देहरादून में किस तरह से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों में मतलब जो जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जो भी राजधानी के बड़े मंदिर है, जितने भी यहाँ पर जो मंदिर है, राधा कृष्ण के जो मंदिर है, क्योंकि 2 दिवसीय इस बार ये जन्माष्टमी देखी जा रही है, क्योंकि कल के दिन भी जन्माष्टमी थी और आज के दिन भी जन्माष्टमी। हालांकि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कल जन्माष्टमी का पर्व जो पुलिस लाइन में मनाया है, उनके साथ में राज्यपाल भी मौजूद थे और वहीं पर SSP जो दिलीप सिंह कुंवर है, उन्होंने भजन संध्या गाकर सभी का मन मोहा है। लेकिन जिस तरह से अगर हम आज की बात करें तो आज बिल्कुल राजधानी के बाजार है, वहाँ पर जो जन्माष्टमी की जो धूम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को वहाँ पर मिल रही है। जी संजय, ऐसे में अगर हरिद्वार की बात की जाए, धर्मनगरी है और वहाँ पर जन्माष्टमी की कैसी धूम देखने को मिली है? जन्माष्टमी के पर्व को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। हालांकि कुछ लोगों ने जन्माष्टमी कल मनाई तो कुछ आज जन्माष्टमी मनाने को लेकर खासा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से धर्मनगरी हरिद्वार के जो राधा कृष्ण के मंदिर है, तमाम मंदिरों को सजाया गया है, तरह तरह की झांकी के लिए यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कहा जा सकता है कि कोरोना काल के लंबे अरसे के बाद इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के पर्व का एक विशेष महत्व होता है। और यही वजह है कि इस बार जो जन्माष्टमी है, काफी उत्साहित जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बाजारों से लेकर घरों के आंगन तक जो पर्व है उसकी धूम देखने को मिल रही है, क्योंकि इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी है। हालांकि कृष्ण के आगमन से पहले जो तमाम तैयारियां हैं, मंदिरों में झांकी है, वो तरह तरह की यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। कहा जा सकता है कि जिस तरह देर शाम भी कार्यक्रम होने हैं, उनको लेकर भी तमाम यहाँ तैयारियां की गई है। बिल्कुल हितेश, ऐसे में क्योंकि मंदिरों में सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं, भीड़ ज्यादा हो गई होगी, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो डीएम और एसएसपी दोनों ने एक सामूहिक बैठक की थी, जिसमें जो जिले के जितने भी थाने हैं, सभी थाना प्रभारियों को और चौकी इंचार्ज को निर्देशित किया गया है कि जितने भी राधा बल्लभ के जितने भी मंदिर राजधानी देहरादून में हैं, सभी पर वहां पर 10 से 15 की संख्या में महिला कांस्टेबल हो या पुरुष कांस्टेबल है, सबकी तैनाती वहां पर कर दी गई, क्योंकि रात के 12 बजे तक का यह कार्यक्रम चलेगा, जिसको देखते हुए जो प्रशासन की जो व्यवस्था है वो पूरी चाक चौबंद यहाँ पर रखी हुई है। जी संजय, क्योंकि अगर हरिद्वार की बात की जाए तो अभी कांवड़ यात्रा समाप्त हुई थी और पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर था, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और अब जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में भी और भी कई त्यौहार आने वाले हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? लेकिन ये तो धर्मनगरी एक ऐसा स्थान है, यहाँ पर लगातार ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। इसी को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन पहले से ही तैयारी में जुट जाता है। हमने देखा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान भी तमाम चौक चौराहों पर पुलिस दिखी है और सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। और जिस तरह से आज जन्माष्टमी का पर्व है, इसको लेकर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे पर्व पर कई जगह मेले का आयोजन होता है और उसी के दृष्टिगत यहाँ पर तमाम जो पुलिस है चौक चौराहों पर तैनात की गई है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। कहा जा सकता है कि त्योहार सीजन को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार
दिखाई दे रहा है। नीतू। ठीक है, आप दोनों ही बने रहिएगा, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास, आगे की भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। तो कुल मिलाकर देहरादून और इसके अलावा उत्तराखंड की बात की जाए तो पूरे उत्तराखंड में धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार आज भी मनाया जा रहा है, क्योंकि कल से इस त्यौहार की शुरुआत हुई थी। उधर शिक्षा विभाग में बीमार और लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे शिक्षकों को सेवानिवृत्त करने की तैयारी हो रही है। बता दें कि विभाग की ओर से हर जिले में इस तरह के शिक्षकों को चिन्हित किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इन शिक्षकों की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और सेवानिवृत्ति के बाद इन शिक्षकों की पेंशन भी बढ़ाई जा सकती है, इस पर विचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि इनकी सेवानिवृत्ति से नए युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। कई टीचर हमारे पैरालिसिस के अटैक हैं, कई टीचरों को कैंसर की बड़ी भारी जो है बीमारी है, और उसके कारण क्या हो रहा था कि वो खुद भी नहीं पढ़ा पा रहे थे, बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे थे, और एक कोई जो है शिक्षित बेरोजगार भी जो है नौकरी नहीं लग पा रहा था। तो हमने अभी सारे सीओ बीओ को कहा है कि ऐसे सब टीचरों को चिन्हित करके देंगे और फिर एक सारे केस हम मेडिकल बोर्ड को देंगे। अगर कोई टीचर पढ़ाने की स्थिति में रहेगा तो उसको रिटायरमेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर मेडिकल बोर्ड ये कहेगा कि ये क्लासरूम में बिल्कुल ही नहीं पढ़ा सकता है, तो हम चाहते हैं कि बच्चों का हित ना हो और उसके सारे हितों की रक्षा भी की जाएगी अध्यापक की, कि उनको जो है कोई दिक्कत न हो रिटायरमेंट के पेंशन के दायरे में आएंगे सर वो टीचर। खबर देहरादून से है, जहां पर्वतीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। दूसरी तरफ पर्वत और तराई के मरीजों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब और लाइफस्टाइल क्लिनिक का शिलान्यास किया गया। कैथ लैब का शिलान्यास कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया और कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों में जल्द फैसिलिटी की जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हों और ज़्यादा दुरुस्त की जाएंगी, उन्हें बढ़ाया जाएगा और जो फैकल्टी है उनकी कमी दूर होगी। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में 339 स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया जो है वो अंतिम चरण में है। वहीं दूसरी तरफ 2600 स्टाफ नर्स की भर्ती भी जल्द शुरू होगी। कैबिनेट ने वरिष्ठता के आधार पर नर्सों की भर्ती का फैसला लिया था, जिसका जल्द शासनादेश होगा। धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कैथ लैब का काम जल्द पूरा किया जाए ताकि राज्य स्थापना दिवस पर इसकी शुरुआत की जा सके। देखिए, मेडिकल कॉलेज देहरादून में आज हमने कैथ लैब का जो है यहाँ पे शिलान्यास किया है, और हमारा प्रयास रहेगा कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना के दिन हमारे मुख्यमंत्री जी इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे, तब तक ये बन के तैयार हो जाएगा। और एक बड़ी सौगात जो है मेडिकल कॉलेज देहरादून की तरफ से यहाँ की जनता को दिया जा रहा है, कि क्योंकि कई सालों से कैथ लैब की यहाँ पे बहुत बड़ी डिमांड थी। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए हितेश त्यागी मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हितेश, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की बात धन सिंह रावत की तरफ से कही गई है, आने वाले वक्त में कैथ लैब और उसमें जो फैकल्टी है उनकी व्यवस्था को लेकर कहा जा सकता है कि देहरादून में अब वो दिन दूर नहीं जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के ही मुद्दे बड़े जोर शोर से उठाए जाते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें, क्योंकि बड़ी लंबी दूरी तय करके मरीज देहरादून आते हैं, ऋषिकेश एम्स जाते हैं, क्योंकि 2-3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं। और कैथ लैब की अगर हम बात करें तो राजकीय जो देहरादून का मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर इसका शिलान्यास किया गया है, धन सिंह रावत द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। क्योंकि जो मरीज इतनी दूरी से आते हैं और वो यहाँ पर मोटे पैसे देकर कैथ लैब में जाते हैं, कार्डियक का इलाज कराते हैं, हार्ट का इलाज कराते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब वो बीमारी से भी वंचित, इससे स्वास्थ्य का जो लाभ है उससे भी वंचित रह जाते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अब जब कैथ लैब का शिलान्यास किया है तो स्वाभाविक है कि बहुत जल्द उत्तराखंड के मरीजों को इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और इसका मतलब आर्थिक स्थिति में भी इसका उनको लाभ मिलने वाला है। जी ठीक है हितेश, आप बने रहिएगा, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास। खबर देहरादून से है, जहां पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जांगड़े मेले को लेकर जल्द ही नई बस सेवा शुरू करने की बात कही, जिसके बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उन्होंने हिमाचल के पर्यटन मंत्री से भी बातचीत की है, जिसमें शिमला से हनोल के लिए नई बस सेवा शुरू करने की मांग की गई है। ऐसे में श्रद्धालु सीधे हनोल पहुंचकर महासू महाराज के दर्शन कर सकेंगे। साथ ही पर्यटन मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने इस जांगड़े मेले को राजकीय मेला घोषित कर दिया है।
जौनसार भाबर की लोक संस्कृति का महापर्व हनोल में होने वाला महाशु महाराज का जागड़ा है। 30 और 31 अगस्त को होने वाले जागड़े में सभी भक्तगण आमंत्रित हैं। हिमाचल और हमारे जौनसार भाबर से सभी लोग इसमें शरीक होंगे। मैंने हिमाचल के परिवहन मंत्री विक्रम सिंह जी से दूरभाष पर बातचीत की और उनसे आग्रह किया कि हिमाचल के लोगों के लिए शिमला से हनोल के लिए एक बस सर्विस लागू की जाए। इसके साथ साथ उत्तराखंड के अंदर देहरादून और मसूरी से भी हनोल के लिए बस सर्विस सुविधा दी जाएगी। और सहयोगी लगातार हमारे साथ हितेश बने हुए हैं। हितेश, ये जांगड़ मेला क्या है, इसके बारे में जरा बताइए। जी बिल्कुल, जो ये हनोल में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की राजधानी से सटा हुआ है, चक्राता में यह स्थित है और ये मतलब साल भर में एक बार यह मेले का आयोजन होता है। बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ इस मेले को मनाया जाता है और मतलब पूरे सरकारों के साथ दोनों ही राज्यों की सरकारी समन्वय को इसकी तैयारी पूरी करती हैं। और इस बार जिस तरह से सतपाल महाराज ने यहाँ के यात्रियों को, यहाँ के श्रद्धालुओं को एक सौगात दिए, जो बस सेवा यहाँ से चक्राता जाएगी, हनोल जाएगी, हनोल महासू, क्योंकि वहाँ के लोक पर्व में भी आता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हितेश इन सभी खबरों की जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उधर देहरादून में जहां कांग्रेस की ओर से संचालित कार्यक्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चौपाल लगाकर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि लोग कांग्रेस की चौपाल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आम और खास हर तबका केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से खफा है, जो लगातार विरोध भी कर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस केंद्र की गलत नीतियों और राज्य सरकार की लापरवाही को जनता के बीच लाने का काम कर रही है। में चौपाल हमारे पूरे प्रदेश में चल रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं और आज हम लोग भी एक दो जगह हमने इसमें पलटन बाजार में और एक दो जगह पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर जनता के बीच में जाकर हमने महंगाई के संबंध में लोगों को अवगत कराया, उसमें चौपाल की है और पूरे जिलों में ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। 23 तारीख तक का कार्यक्रम चलेगा और सरकार ने जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई है, चाहे डीजल पेट्रोल की बात हो, खाद्य सामग्री को में बढ़ाने की बात हो, मकानों तक में जीएसटी लगा दिया है और छाछ और दूध में तक जीएसटी लगा दिया है, तो इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आज भी हमने 2-3 जगह पर चौपाल की है जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, तो सब जगह हर जनपद मुख्यालयों में हो रही है, ब्लॉक स्तर पर हो रही है, छोटे स्तर पर हम जा रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और ये 23 तारीख तक लगातार ये कार्यक्रम चलेगा। 28 तारीख को हम दिल्ली में महारैली आयोजित करेंगे, रामलीला मैदान से हमारी ये रैली चलेगी। ठीक है। खबर चमोली से है, जहां जोशीमठ के लाता गांव की एक महिला ने सुबह धौली गंगा में छलांग लगा दी। बता दें कि महिला का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही जोशीमठ कोतवाली प्रभारी और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक महिला का कोई भी पता नहीं चल पाया। एसडीआरएफ और पुलिस की तरफ से सर्च अभियान लगातार जारी है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के अनुसार महिला का नाम नंदी देवी है, जिसकी उम्र 34 साल है। बता दें कि इन दिनों महिला अपने मायके आई थी, जिसकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। महिला पहले भी कई बार अपने घर से भागने की कोशिश कर चुकी है। चमोली के जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और कामों की प्रगति पर संतोष जताया। ऐसे में जिला अधिकारी ने कहा कि जहां पर समस्या आ रही है उसको तत्काल संज्ञान में लाया जाए। निर्माण के काम में पर्याप्त संख्या में मजदूर लगाते हुए इसमें तेजी लाया जाए। जिसके बाद उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि ISBT के नवीकरण और पार्किंग निर्माण को जल्द पूरा किया जाए और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए भी तैयारी शुरू की जाए। ये बद्रीनाथ मास्टर प्लान के जो प्रथम चरण में कार्य गतिमान है, इसमें से हमारा ISBT का रिफर्बिशमेंट है और BRO बाईपास है और बद्री शेष नेत्र लेक का विस्तारीकरण है। तो उन कामों का निरीक्षण किया गया है विस्तृत रूप से विभाग भर प्रशासन के साथ और जहाँ जहाँ पर काम की प्रगति अभी अच्छी है, बट कहीं जगह पर जैसे कुछ मिस्त्री या लेबर की अगर कहीं पर कमी है तो उसको पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं।
उधर यूपी पुलिस की तर्ज पर उत्तराखंड पुलिस भी बदमाशों की धरपकड़ में जुट चुकी है। बता दें कि आरोपी विष्णु अरोड़ा को ज्वालापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपी की निशानदेही पर अभी तक फायरिंग में इस्तेमाल रिवॉल्वर बरामद नहीं हुई है, जिसे लेकर पुलिस ने आरोपी विष्णु अरोड़ा से पूछताछ शुरू कर दी। इसी क्रम में ज्वालापुर पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए आरोपी को उसके आवास पर ले गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की। बता दें कि बीते दिनों 2 गुटों में जमकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें मुख्य आरोपी विष्णु अरोड़ा लगातार फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने काफी तलाशा और उसके बाद अब पुलिस की गिरफ्त में ये आरोपी आ चुका है। 5 लोगों के खिलाफ इनाम भी घोषित किया गया था और उनका NBW भी लिया गया था, जिसमें विष्णु अरोड़ा मुख्य था, जिसको पुलिस ने कल रात को 2 बजे के आसपास सेक्टर 2 से गिरफ्तार किया है और अब माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। देखिए, इसको लेकर पब्लिक में काफ़ी रोष भी था और हम लोगों की कार्रवाई से पब्लिक काफ़ी संतुष्ट भी थी। हमारी कई टीमें थी जो लगातार दबिश दे रही थी और कल हमें सफलता मिली। और इसी खबर पर लगातार सहयोगी संजय पुंडेर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, ये पूरा मामला क्या है जिसको लेकर पुलिस इस आरोपी को ढूंढ रही थी और अब ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है? कहां से इसे गिरफ्तार किया गया? द्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के विष्णु गार्डन का ये मामला है, जहां बीते दिनों भाजपा के 2 गुटों में झगड़ा हो गया था। हालांकि एक गुट ने दूसरे गुट के ऊपर फायरिंग कर दी थी, जिसको लेकर हरिद्वार की ज्वालापुर पुलिस ने करीब 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि बीते दिनों से ही लगातार जो मुख्य आरोपी विष्णु था वो फरार चल रहा था, जिसको देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने उसके ऊपर 10,000 का इनाम भी रखा गया था और अब पुलिस ने हरिद्वार के सेक्टर 2 बैरियल से गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरह से लगातार ही इसकी गिरफ्तारी को लेकर जनता में रोष भी देखने को मिल रहा था। लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे थे कि भाजपा नेता होने के चलते उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लेकिन पुलिस ने इसे धर दबोचा है और अब पुलिस इसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय, सभी खबरों की जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, जहां लक्सर और खानपुर खंड विकास क्षेत्रों के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्रों के सड़कों को जल पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढों में तब्दील किया जा चुका है, जिस वजह से हजारों की बड़ी संख्या में आवाजाही करने वाले राहगीरों को इन ग्रामीण क्षेत्रों में अपने वाहनों से गुजरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि किसी तरह चुनाव से पहले प्रस्ताव पेश करते हुए कई ग्राम प्रधानों ने ग्रामीण इलाकों में सड़कों का निर्माण कराया था, मगर लंबित पड़े त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान ही नई नवेली सड़कों को तोड़कर पेयजल के लिए चलाई जा रही स्वजल योजना की शुरुआत की गई, जिस वजह से सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गईं। लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल के मुताबिक ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए संबंधित विभागों को शीघ्र इसके निस्तारण का निर्देश जारी कर दिया गया है। संस्थान के द्वारा कई क्षेत्रों में ओवरहेड टैंक बनाए जा रहे हैं, लेकिन भूमि की स्थिति क्लियर न होने के कारण पहले उनके द्वारा पाइपलाइन बिछाई जा रही है। पाइपलाइन बिछाने के दौरान जो पक्के सड़क बने हुए हैं उनको काटा जा रहा है, जिसको लेकर के काफी क्षेत्र में जनता के बीच में आक्रोश है। संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल जो टूटी हुई सड़कें हैं उनको दुरुस्त करें और जो जहाँ पर उनकी ओवरहेड टैंक बनना है उस स्थान को चिन्हित करते हुए तत्काल निर्माण कार्य प्रारंभ करें। इंसानों में कोरोना के संक्रमण की तर्ज पर अब लक्सर देहात क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में लंपी नामक घातक रोग का प्रकोप लगातार पशुओं की जान ले रहा है। पशु चिकित्सा विभाग सरकार से मुहैया कराए जा रहे दवाइयों के भंडार के सहारे इससे निपटने के लिए दिन रात प्रयास में जुटा हुआ है। इतना ही नहीं, क्षेत्र के 4 कैंप लगाकर इसके प्रति बचाव और जागरूक भी लोगों को किया जा रहा है, मगर इसके बावजूद भी अब तक इस लंपी नामक जानलेवा बीमारी ने 18 पशुओं को मौत के घाट उतार दिया। ये बीमारी कैसे और कहां से आई इसका पता चलना तो दूर, बल्कि गारंटी के साथ निजात दिलाने के लिए इसका इलाज भी सरकार और पशु चिकित्सा विभाग के बस के बाहर है। पशु चिकित्सकों की माने तो अब तक 452 पशुओं की बड़ी संख्या इस बचाव के लिए वैक्सीनेटेड हो चुकी है। इसके साथ ही साथ 428 पशुओं का मेडिकल ट्रीटमेंट भी किया जा चुका है। बावजूद इसके ये वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा। रायसी पशु चिकित्सालय क्षेत्र में कुछ गांव हमारे इससे प्रभावित हुए हैं मुख्यतः, जिसमें भोगपुर, टांडा मजादा, बाड़ी टीप
और रामपुर रायगढ़ी, इन गांवों में ज़्यादा केस देखे गए हैं, जिसके सरकार द्वारा हमें जिस संबंध में हमें दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई और हमारे द्वारा वहां पर जाकर कैंप लगाए गए हैं। लगभग 4 कैंप हमने लगा चुके हैं अब तक हम, और अब तक हमारे द्वारा 452 एनिमल्स का वैक्सीनेशन किया जा चुका है और लगभग 428 एनिमल का हमारे द्वारा ट्रीटमेंट किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।